सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो यहाँ पर देखो, तुम्हारा यहाँ पर मंडे को आईसीएसई 2024 हिस्ट्री सिविक्स का बोर्ड एग्जाम है। तो तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट करके ये बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हिस्ट्री सिविक्स। तो देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। मस्ट डू क्वेश्चंस का मतलब तुम्हें ऐसे तो सब कुछ पढ़ना है, बिकॉज सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, तुम्हें सब कुछ ही कवर करना है। लेकिन यहाँ पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है। ये सारा जो क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ये मस्ट डू क्वेश्चंस है। मतलब ये क्वेश्चंस तुम्हें आना चाहिए, ये सारा क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें आना चाहिए। बिकॉज अगर तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और ये सारा क्वेश्चंस अगर तुम अच्छे तरीके से नहीं करते हो इस चैप्टर से, तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जाने वाला है, बिकॉज तुम यहाँ पर कुछ भी ठीक तरीके से कवर नहीं किए हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जितना भी चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर से तुम्हें सब कुछ पढ़ना है। लेकिन प्रायोरिटी क्वेश्चंस कौन है? ये सारा क्वेश्चंस है। ये सारा क्वेश्चंस एटलीस्ट तुम्हारा हो जाना चाहिए, उसके बाद ही तुम्हें बाकी सारा टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हिस्ट्री देखो काफी सारा चीज यहाँ पर करना है, काफी सारा चैप्टर्स है। ओवरऑल कितना चैप्टर है तुम लोग काउंट करके मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि टोटल कितना चैप्टर्स है तुम्हारे हिस्ट्री और सिविक्स मिलाकर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अगर तुम लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बोलते हो सिविक्स के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, जिसके अंदर हम यहाँ पर सिविक्स का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर वाइज, जो कि मस्ट डू क्वेश्चंस होगा। मतलब तुम्हें वो करना ही करना है। So let's discuss with this video। और देखो, काफी लोग का ये भी डाउट होगा कि क्या ये सारा क्वेश्चन यहाँ पर ई बुक्स के अंदर है। तो डेफिनेटली हिस्ट्री सिविक्स ई बुक से अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये जो सारा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो जस्ट हम लोग क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जो आंसर्स है अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशंस भी लिखा है, एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी है, सब कुछ यहाँ पर अच्छे तरीके से ओनली पिक्ड अप क्वेश्चन ई बुक के अंदर प्रोवाइडेड है। और वही लिमिटेड क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हें यहाँ पर 90% क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा अगर तुम ई बुक से सारा कुछ कर लेते हो। और यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर काफी सारा भी डीएम्स रहता है ई बुक्स के लिए। तो डेफिनेटली अगर तुम लोग मैसेज कर रहे हो, तो डायरेक्टली यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विद आई वांट टू बाय आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स ई बुक। अब देखो, स्टार्ट करते क्वेश्चंस। पहला चैप्टर है तुम्हारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ से सब्सिडियरी अलायंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडियरी अलायंस और हु स्टार्टेड सब्सिडियरी अलायंस? इसका क्या पॉलिसी था, तुम्हें पता होना चाहिए। सब्सिडियरी अलायंस इट वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड वेलेस्ले, तुम्हें पता होना चाहिए। स्पेलिंग वेलेस्ले का रॉन्ग मत करना, WELLESLEY। Then who started doctrine of lapse? Doctrine of lapse was started by Lord Dalhousie। और doctrine of lapse का पॉलिसी क्या था? What was the policy of doctrine of lapse? ये तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है तुम्हारा जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। सो व्हाट वाज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट? ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पर ओवरसीज से रिलेटेड है। इंडियन सोल्जर्स, they were asked to go to overseas and it was a sin at that time। तो ये बेसिकली तुम्हारा यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। बुक से एक बार तुम आंसर्स देख लेना, कंफर्म कर लेना आंसर। हु वाज नाना साहिब? सो नाना साहिब वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। और यहाँ पर इसके साथ क्या अन्याय होता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। नाना साहिब से रिलेटेड पढ़ लेना। नेक्स्ट है व्हेन एंड व्हाई वाज अवध और अवध? मतलब अवध का ही दूसरा नाम है अवध। अवध भी आ सकता है एग्जाम में, अवध भी आ सकता है। एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो ये भी तुम्हें बुक से एक बार फॉलो कर लेना, डेट्स देख लेना। नेक्स्ट है तुम्हारा सोशल रिफॉर्म्स अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश विच अफेक्टेड द रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन पीपल। सो टू अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, टू सोशल रिफॉर्म्स क्या था दैट वाज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश। यहाँ पर तुम लिख सकते हो विडो रिमैरिज एक्ट। ईयर भी याद रखना, 1856 विडो रिमैरिज एक्ट दैट वाज पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1856। और यहाँ पर और एक तुम लिख सकते हो सती, तो सती भी आंसर होगा। तो दो यहाँ पर तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो प्लीज गो थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, क्या क्या चेंजेस था। नेक्स्ट है डिसरेस्पेक्ट शोन टू द मुगल एम्परर। सो कौन सा मुगल एम्परर? बहादुर शाह के बारे में बात हो रहा है। बहादुर शाह, व्हाई वाज ही डिसरेस्पेक्टेड बाय द ब्रिटिश? तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हारा कॉजेस। देखो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से सारा चीज तुम्हारा पॉलिटिकल का 4 कॉजेस पढ़ लेना। देखो 3 भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन जो कि तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है वो होता है 4 मार्क्स। तो तुम्हें यहाँ पर 4 पॉइंट्स पढ़ना है, ताकि अगर तुम 3 पॉइंट पढ़ो और 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आ जाए तो तुम 4 पॉइंट नहीं लिख पाओगे। लेकिन तुमने अगर 4 पढ़ा है और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आ रहा है तो तुम 3 से 4 लिख सकते हो। और अगर 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ रहा है तो 4 पॉइंट्स तुम लिख सकते हो। सो पॉलिटिकल
कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, सबका 4 पॉइंट्स पढ़ लेना। ज़्यादा इलेबोरेट कर मत पढ़ना, इतना भी नहीं पढ़ना है कि तुम्हें एक एक पेज का एक एक पॉइंट कर रहे हो। तुम्हें यहाँ पर 5-6 लाइन्स के अंदर सब पॉइंट्स को करना है। जैसे कि यहाँ पर पॉलिटिकल कॉजेज है, इसका तुम 4 पॉइंट्स पढ़ रहे हो, तो पहला पॉइंट तुम लिखोगे, हेडिंग लिखोगे, मतलब अंडरलाइन करोगे, ये तुम्हारा हेडिंग है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। तो 5-6 लाइन्स के अंदर तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर पॉलिटिकल कॉजेज का दूसरा तुम यहाँ पर लिख सकते हो पॉइंट, देन अंडरलाइन इट, देन एक्सप्लेन। इस तरीके से लिखना है तुम्हें हिस्ट्री सिविक्स का आंसर। और देखो यहाँ पर तुम्हारा जो पॉलिटिकल कॉजेज है, इसके अंदर सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारा कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो जबकि तुम यहाँ पर ये सब पढ़ रहे हो, तो ये शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन थोड़ा इलेबोरेट कर पढ़ना। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर प्रोविजन ऑफ क्वींस प्रोक्लेमेशन इज इंपॉर्टेंट, तो अच्छे तरीके से 3 से 4 पॉइंट देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर जो कि तुम्हारा है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन आईएनसी, यहाँ से देखो तुम्हारा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले तुम्हें पढ़ना है। सो ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले, इट वाज द सत्यशोधक समाज। एंड राजा राम मोहन रॉय का कौन सा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन था, इट वाज ब्रह्मो समाज। देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, बुक से एक बार कर लेना, यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट तुम कर सकते हो। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ज्योतिबा फुले, सो व्हाट वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएनसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 3 ऑब्जेक्टिव्स कर लेना, 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ये कर लेना। प्रेसिडेंट्स ऑफ आईएनसी, 2 प्रेसिडेंट्स ऑफ आईएनसी तुम्हें करना है। रिप्रेसिव और द रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन इज इंपॉर्टेंट, तो अच्छे तरीके से 4 कर लेना, रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन। और व्हाट वाज द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, तो यहाँ पर आर्म्स एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। और डेट भी याद रखना वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का, एंड इट वाज पास्ड बाय लॉर्ड लिटन, ये याद रखना, इट वाज पास्ड बाय लॉर्ड लिटन। एक बार बुक से अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, ये सारी चीज के बारे में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तुम्हारा 3rd चैप्टर, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके अंदर मेथड्स अडॉप्टेड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट इन द नेशनल मूवमेंट कर लेना। नेक्स्ट है तुम्हारा एसोसिएशन फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी कर लेना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। सो दादा भाई नौरोजी कौन सा एसोसिएशन फॉर्म किया था यहाँ पर, the association that was founded by Dadabhai Naoroji was East India Company. By Surendranath Banerjee it was the Indian Association। और जो तुम्हारा ये वाला है गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी एक बार बुक से देखकर कर लेना। और 2 से 3 यहाँ पर तुम्हें कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ना है। किसका कॉन्ट्रीब्यूशन, गोपाल कृष्ण गोखले का कॉन्ट्रीब्यूशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड दादा भाई नौरोजी का कॉन्ट्रीब्यूशंस। और अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स के बारे में पढ़ लेना है, हु वर द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, नेम एनी 2 अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स, तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, तो तुम लिख सकते हो दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है तुम्हारा 4th चैप्टर, सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो ऐसे तो तुम्हें सब कुछ ही करना है, लेकिन ये सारा कुछ मस्ट डू क्वेश्चन है, मतलब तुमने कुछ भी पढ़ा लेकिन ये सारा क्वेश्चंस इग्नोर मत करना, ये सारा क्वेश्चंस को तुम्हें कर लेना है। और अगर जो लोग भी ई बुक यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली सारा क्वेश्चंस उसके अंदर है, तो कुछ भी छोड़ना मत। ई बुक के अंदर सारा चैप्टर्स इंक्लूडेड है। और एक चीज मेरा बात सुन लो, यहाँ पर जो कि ई बुक है, ई बुक के अंदर मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए क्वेश्चंस जो कि प्रोवाइड किया है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि क्या हम सेलेक्टिव स्टडी कर जो मैंने यहाँ पर एक वीडियो भी बनाया था लास्ट टाइम, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर कौन कौन सा चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखो कि शॉर्ट क्वेश्चंस तुम्हारा 30 मार्क्स का आएगा, सब कुछ मिलाकर, एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों मिलाकर। जो पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 तुम्हारा यहाँ पर मतलब सेक्शन ए होगा, नॉट द पार्ट 1। सेक्शन ए तुम्हारा यहाँ पर 30 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी टोटल 50 मार्क्स का होगा। सो 30 मार्क्स इज नॉट अ जोक, हियर 30 मार्क्स इज नॉट अ जोक, तो तुम्हें कुछ भी छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि मैंने यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर प्रोवाइड किया है सारे चैप्टर से, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में तो 4 पॉइंट्स रहता है, मैक्सिमम 4 पॉइंट्स करना पड़ता है, बिकॉज मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चंस मैंने जो कि लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अलग से यहाँ पर शॉर्ट के लिए नहीं उसके अंदर नहीं लिखा है, वहाँ पर ये प्रोवाइड नहीं किया है। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ तुम शॉर्ट कर लोगे सारे चैप्टर से, तो तुम्हारा शॉर्ट कवर नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है, लॉन्ग क्वेश्चन उसके अंदर ही शॉर्ट भी प्रोवाइडेड है, बिकॉज अगर तुम लॉन्ग से 2 पॉइंट पढ़ रहे हो तो वो तुम्हारा शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैंने अच्छे तरीके से तुम्हें समझा दिया कि तुम यहाँ पर सेलेक्ट करके मत पढ़ना। अगर यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तुम सेलेक्ट करके कर रहे हो और अगर शॉर्ट क्वेश्चन सारे चैप्टर से कर रहे हो तो एमसीक्यूज कर लेना। और शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हें कैसे करना है, जो तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन है उसको किस तरीके से करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तुम्हारा जितना भी लॉन्ग क्वेश्चंस हो जो कि पॉइंट वाइज आंसर हो, उसमें से तुम्हें सब में से 2-2 पॉइंट्स पढ़ लेना है। लॉन्ग में तुम्हारा आंसर्स लंबा होगा, तुम्हें यहाँ पर 2-2 पॉइंट करके कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से, बिकॉज वो तुम्हारा शॉर्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है जो कि लॉन्ग के अंदर है।
सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नेक्स्ट देखो यहाँ पर when and why was Bengal partitioned. So why was Bengal partitioned and when? So here it was partitioned in the year 1905 and by whom? It was partitioned by Lord Curzon. और क्यों partition हुआ था वो तुम बुक से पढ़ सकते हो. 2 causes of partition of Bengal. So here the reasons you need to write for the partition of Bengal. Contributions पढ़ना है. देखो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक. So लाल बाल पाल इसका पिक्चर भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रीब्यूशंस भी इंपॉर्टेंट है. तो अच्छे तरीके से 3 पॉइंट्स कर लेना. यहाँ पर एग्जाम्स में आ सकता है, पिक्चर पर्सपेक्टिव से काफ़ी बार बोर्ड्स में आया है, तो गो थ्रू कर लेना. बाल गंगाधर तिलक जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में या फिर एमसीक्यूज में. स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने बोला था? तो ये बेसिकली किसका स्लोगन है? इट इज़ द स्लोगन ऑफ बाल गंगाधर तिलक. Swaraj is my birthright and I shall have it. This is a famous line said by him. Who is regarded as the political guru of Gandhi ji? So this is also important. Who is regarded as the political guru of Gandhi? It is Gopal Krishna Gokhale. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट्स में, एमसीक्यूज में. गो थ्रू कर लेना. 2 methods adopted by radicals in the freedom struggle. गो थ्रू कर लेना बुक से. methods adopted by radicals और the assertive nationalist. रेडिकल्स को हम लोग एसर्टिव नेशनलिस्ट भी बोलते हैं. यंग इंडिया न्यूज़पेपर. हु फॉर्म्ड दी यंग इंडिया न्यूज़पेपर? इट वाज लाला लाजपत राय. सूरत स्प्लिट कर लेना. सूरत स्प्लिट क्या है? व्हाट वाज दी सूरत स्प्लिट? शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेना डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट देखो यहाँ पर तुम्हारा डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ अर्ली एसर्टिव एंड अर्ली नेशनलिस्ट इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पर मैं तुम्हें बता दे रही हूँ किस तरीके से करना है. एक पॉइंट तुम्हें बता देती हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा यहाँ पर जो नेशनलिस्ट अर्ली नेशनलिस्ट है, इसको हम लोग मॉडरेट्स भी बोलते हैं. सो मॉडरेट्स दे फॉलोड constitutional methods, whereas the assertives they were radical in their approach. तो इस तरीके से तुम्हें पॉइंट वाइज यहाँ पर डिफरेंसेस पढ़ लेना है, डिफरेंसेस बिटवीन देयर ऑब्जेक्टिव्स. और यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट है हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द साइमन कमीशन. सो हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द साइमन कमीशन? तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ. आई होप तुम्हें यहाँ पर आंसर पता होगा. तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री सिविक्स बायो केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. ई बुक्स इन द सेंस यहाँ पर तुम्हारे पास अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है. और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ सको. तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है. तो देखो हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया था और तुम जाकर पुराना वीडियोस देख सकते हो. एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया था. सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट. इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर वही पिकअप क्वेश्चन है, वही लिमिटेड क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. और साथ ही साथ यहाँ पर लेट मी टेल यू द प्राइस. यहाँ पर प्राइस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है. द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स इज 125, फॉर बायो इट इज 148, फॉर केमिस्ट्री इट इज 150 एंड दिस इज 123 फॉर ज्योग्राफी. यहाँ पर देखो यूट्यूब पर अभी काफ़ी सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट एट द एंड अभी यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम दिन भर बैठकर यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखो. अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम है और तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है. तो यहाँ पर तुम इस पर्टिकुलर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो. अभी तुम्हें एंड टाइम में क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करना है रैदर देन स्टडिंग एंड गोइंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स. और देखो यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर कोर्सेज यूट्यूब पर लॉन्च हो रहा है. डेफिनेटली प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी. और इसके साथ साथ यहाँ पर एट द एंड अभी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करना है फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स. और इस पर्टिकुलर ई बुक से अगर तुम प्रिपेयर करते हो, अगर तुम इवन अपना बुक भी फॉलो नहीं करते हो, दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और यहाँ पर हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है. तो अगर तुम यहाँ पर अपना टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ई बुक के अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2024 चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रोवाइडेड है. तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर ला सकते हो इस सारे सब्जेक्ट्स में. तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतना बड़ा चीज़ बोल रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सारा क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, तो तुम बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो. एंड डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे सीनियर्स ने, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने लाया था. तो यहाँ पर देखो तुम्हें लेना कैसे, लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट. तो देखो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और आई वॉन्ट टू बाई ICSE ज्योग्राफी ई बुक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच यू वॉन्ट टू अवेल. और देखो अभी यहाँ पर एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है. सो प्लीज़ डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो डायरेक्टली. यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it, and definitely this is going to help you to score good marks in your ICSE 2024 board exam. Next यहाँ पर देखो मुस्लिम लीग है,
अब देखो मुस्लिम लीग से तुम्हें क्या क्या करना है। मुस्लिम लीग यहाँ पर सबसे पहले मुस्लिम लीग का फॉर्म हुआ था, तुम्हें यहाँ पर याद रखना है 1906 में एट ढाका, ये याद रखना। यहाँ पर तुम्हारा MCQs के लिए ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग का 3 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना अच्छे तरीके से, बुक से गो थ्रू कर कर। सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट, सो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट 1916, ये तुम्हें कर लेना है। फैक्टर्स लीडिंग, सबका 3 पॉइंट्स तुम कर सकते हो, 3 ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हो, 3 सिग्निफिकेंस कर सकते हो लखनऊ पैक्ट का। फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये कर लेना है। और यहाँ पर फाउंडर ऑफ ML, दैट मीन्स मुस्लिम लीग, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग? आई होप यू नो द आंसर, इट इज सर आगा खान, AGHA, आगा खान. He was the founder of Muslim League. Now the next chapter, which is very important from both short questions perspective as well as long questions perspective, महात्मा गांधी चैप्टर। महात्मा गांधी चैप्टर देखो ऐसे तो बहुत ही लेंदी चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने कुछ यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चंस बताया है, ये सारा क्वेश्चंस मेक श्योर करना कि महात्मा गांधी चैप्टर से तुम्हें पता है। तो यहाँ पर देखो दीज आर मस्ट डू क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट, अच्छे तरीके से बुक से गो थ्रू कर लेना। 6 to 7 लाइन्स तुम्हें लिखना पड़ेगा, मतलब 6 to 7 लाइन्स यहाँ पर देख लेना। खिलाफत मूवमेंट, लीडर्स कौन कौन था खिलाफत मूवमेंट का, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सो हु वर द लीडर्स, यू कैन राइट मोहम्मद अली एंड शौकत अली। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोविजंस ऑफ रॉलेट एक्ट, सो व्हाट वर द प्रोविजंस, गो थ्रू कर लेना। कॉजेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी चैप्टर से, इंपैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, ये गो थ्रू कर लेना। डांडी मार्च, देखो डांडी मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, डांडी मार्च का पिक्चर भी इंपॉर्टेंट है, पिक्चर पर्सपेक्टिव से यहाँ पर महात्मा गांधी का पिक्चर होता है, तो एक बार गो थ्रू कर लेना डांडी मार्च। डांडी मार्च देखो यहाँ पर तुम्हारा अच्छे तरीके से 6 to 7 लाइन्स देख लेना, डांडी मार्च के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गो थ्रू कर लेना। चौरी चौरा इंसिडेंट, व्हाट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट, ये गो थ्रू कर लेना। यहाँ पर पिक्चर भी आ सकता है चौरी चौरा का, बुक से एक बार गो थ्रू करना। प्रोविजंस ऑफ गांधी आयरविन पैक्ट, सो 2 प्रोविजंस कर लेना गांधी आयरविन पैक्ट से, ये तुम्हारा शॉर्ट में आ सकता है। एक्सप्लेन जलियनवाला बाग मसेकर, सो ये देखो यहाँ पर बोर्ड्स में PYQs के अंदर भी यहाँ पर इंक्लूड है। जलियनवाला बाग मसेकर का तुम्हारा यहाँ पर पिक्चर तुम्हारे बुक में एक बार गो थ्रू कर लेना और डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, व्हाट वाज दी जलियनवाला बाग मसेकर। इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये तुम 4 पॉइंट्स करना, ये तुम्हारा लॉन्ग पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें यहाँ पर 4 पॉइंट्स कर लेना है। अगर यहाँ पर आ जाता है व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो तुम लिख पाओगे अच्छे तरीके से। सो डू एनी 4 पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट इज तुम्हारा क्विट इंडिया मूवमेंट चैप्टर। क्विट इंडिया मूवमेंट चैप्टर से 4 सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव। 2 रीजंस फॉर द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये 2 क्वेश्चन तो मस्ट डू क्वेश्चन है, बाकी भी तुम गो थ्रू कर सकते हो, शॉर्ट चैप्टर है, तुम एक बार गो थ्रू कर लेना। यहाँ पर तुम्हारा रीजंस फॉर द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड तुम्हें 4 सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8। तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग देखो अलग भी चैप्टर हो सकता है, लेकिन टॉपिक्स जो होगा अंदर सेम ही होगा, क्वेश्चन सेम होगा। मेंशन 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, सो फॉरवर्ड ब्लॉक का 2 ऑब्जेक्टिव्स तुम्हें पढ़ना है। 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INA, देखो INC अलग है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। INC इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तुम्हारा स्टार्टिंग का चैप्टर्स में है, और INA क्या है, INA इज इंडियन नेशनल आर्मी। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस तुम्हें पता होना चाहिए, व्हाट वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस। फिर तुम्हारा यहाँ पर फाउंडर ऑफ INA, हु वाज द फाउंडर, देखो यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, तुम लोग लिख देते हो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस गलत होगा, यहाँ पर तुम्हारा फाउंडर ऑफ INA इज मोहन सिंह। तो याद रखना तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में आ सकता है, MCQ में आ सकता है। तो मोहन सिंह इज द फाउंडर, मोहन MOHN, मोहन सिंह इज द फाउंडर ऑफ INA। सो प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। यहाँ से देखो 4 क्लॉजेस, 4 मतलब यहाँ पर तुम्हें 4 पॉइंट्स करना है, बिकॉज ये तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में आ सकता है। 4 क्लॉजेस ऑफ माउंटबैटन्स प्लान, दैट मीन्स लॉर्ड माउंटबैटन्स प्लान। हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय, देखो ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा फर्स्ट वाइसरॉय कौन था, ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ। देखो फर्स्ट वाइसरॉय तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर में था, फर्स्ट वाइसरॉय तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर में था, रिवोल्ट ऑफ 1857 और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर तुम्हारा लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन है, इसका पिक्चर भी आ सकता है लॉर्ड माउंटबैटन का, देखो काफ़ी बार बोर्ड्स में आया भी है, पिक्चर तुम्हें दिया रहेगा, पिक्चर स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पर लॉर्ड माउंटबैटन का पिक्चर रहेगा और क्वेश्चन में पूछा जाएगा हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, लॉर्ड माउंटबैटन। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसके बेसिस पे अगेन यहाँ पर क्लॉजेस तुम्हें पूछा जा सकता है। फिर जाकर तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन और क्या पढ़ना है, रीजंस फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबैटन प्लान, ये मस्ट डू क्वेश्चन है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो व्हाट वर द रीजंस फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबैटन प्लान। एंड लास्टली
टू कॉजेज भी देख लेना, टू कॉजेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो 2 क्लॉजेस तुम्हें करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो कि तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का, वो आ जाता है तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दिस इज अ मस्ट डू चैप्टर एंड ऑल स्टूडेंट्स शुड डू इट। प्लीज डू नॉट लीव दिस चैप्टर। ये तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, MCQ सारे पर्सपेक्टिव से तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में से दोनों में से कोई एक चैप्टर करके एग्जाम में जाते हैं। बट लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक ही चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से नहीं आता है। काफ़ी बार वर्ल्ड वॉर 2 से आता है तो वर्ल्ड वॉर 1 से नहीं आता है। लेकिन ऐसा काफ़ी बार हमने बोर्ड्स में देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है कि दोनों मिक्स करके भी आता है। लाइक फॉर इंस्टेंस यहाँ पर तुम्हें पूछा जाएगा कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इस तरीके से क्वेश्चन मिक्स करके आया है काफ़ी बार बोर्ड्स में। तो तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप एंड यहाँ पर तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये 3 चैप्टर्स कर लेना है अच्छे से। इसको छोड़ना मत, एकदम नहीं छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, सब कुछ ही करना है। लेकिन ये मस्ट डू क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट है तुम्हारा, नेम द 2 राइवल ब्लॉक्स दैट डिवाइडेड यूरोप ऑन द ईव ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2 राइवल ब्लॉक्स क्या था, एक था तुम्हारा ट्रिपल अलायंस। फर्स्ट वन वाज ट्रिपल अलायंस, ALLIANCE, एंड सेकेंड वाला था तुम्हारा ट्रिपल ऑन्टेट, ENTENT, ट्रिपल ऑन्टेट। ट्रिपल अलायंस के अंदर सिग्नेटरी कंट्रीज क्या क्या था ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। सो तुम्हारा यहाँ पर जर्मनी, फर्स्ट वाला के अंदर ट्रिपल अलायंस के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली। और तुम्हारा ट्रिपल ऑन्टेट के अंदर कौन कौन सा कंट्रीज था, सिग्नेटरी कंट्रीज, यहाँ पर तुम्हारा था ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। सो ये तुम्हें याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इमीडिएट कॉज क्या था, इट वाज सराजेवो क्राइसिस। 7 to 8 लाइन्स तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखने आना चाहिए सराजेवो क्राइसिस के बारे में। दिस इज ऑल्सो नोन एज द assassination or the murder of the Archduke Franz Ferdinand. So this is most important question. Then imperialism as a cause of the first world war. So what was imperialism? Question आ सकता है, explain imperialism as a cause of the first world war. तो तुम्हें imperialism के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर 2 international organizations, ये short questions में आ सकता है। 2 international organizations formed as a consequence of World War I and World War II. So यहाँ पर 2 international organization form हुआ था। एक हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, एक हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जो WW1 दैट मीन्स वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ था, दैट इज लीग ऑफ नेशंस, याद रखना, लीग ऑफ नेशंस। और जो तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था, दैट इज UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर 3 कॉजेज कर लेना। व्हाट वर द 3 कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या था, 3 कॉन्सिक्वेंसेज कर लेना। और लास्टली देखो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग वर्सेलीज बोलते हैं, काफ़ी लोग ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स बोलते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंदर अलग अलग टर्म्स है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी हैड टू पे $33 बिलियन, राइन वैली वॉज डीमिलिटराइज। तो ये सब पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स अच्छे तरीके से यहाँ से कर लेना, टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। तो ये अच्छे तरीके से गो थ्रू करना। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट चैप्टर, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर से देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। 3 सिमिलैरिटीज बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म, अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना। नाजी पार्टी का लीडर कौन था, नाजी पार्टी का लीडर था एडोल्फ हिटलर। देन बेनिटो मुसोलिनी, फैसिस्ट पार्टी का लीडर था यहाँ पर। फिर यहाँ पर तुम्हारा जो आइडियोलॉजीज है, इसमें सिमिलैरिटीज क्या क्या था, अच्छी तरीके से 3 सिमिलैरिटीज पढ़ लेना। रादर आई वुड से कि 4 सिमिलैरिटीज देख लेना, अगर 4 मार्क्स का आया तो तुम लिख पाओगे। Leaders of the Nazist party and fascist party, I already told you, this is Adolf Hitler, this is Benito Mussolini. Reasons for the cause of the rise of Nazism and fascism. So Nazism इटली में था, नाजिज्म जर्मनी में था और फैसिज्म इटली में। तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा इसका रीजंस क्या था, रीजंस फॉर द कॉज ऑफ राइज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म, ये बुक से पढ़ लेना अच्छे तरीके से।
फिर मूविंग अहेड टू अगेन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो दोनों का क्वेश्चन मिक्स करके आ सकता है, तो कुछ भी छोड़ना मत। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत अच्छे से करना और सब कुछ करना है, लेकिन ये कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस है। इमीडिएट कॉज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर तुम्हें पता होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सराजेवो क्राइसिस है। सेकंड वर्ल्ड वॉर का तुम्हारा हिटलर डिमांडेड दैट डैनजिग शुड बी हैंडेड ओवर टू जर्मनी एंड इसका रीजंस अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन तुम्हारे बुक में होगा। इमीडिएट कॉज का डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा करके इलेबोरेट कर लिखना है। टू कॉजेस फॉर हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड, व्हाई हिटलर इन्वेडेड पोलैंड, यू हैव टू गिव रीजंस। तो टू कॉजेस पढ़ लेना। व्हाई डिड जापान इन्वेड चाइना, तो ये भी गो थ्रू कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है। देन रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, सो रीजंस फॉर द फेलियर ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है। 3 पॉइंट कर लेना, शॉर्ट में आए तो 2 पॉइंट लिखना, लॉन्ग में आए तो 3 पॉइंट तुम लिख सकते हो। एनी 3 कॉजेस ऑफ WW2 दैट मीन्स वर्ल्ड वॉर 2, सो कॉजेस कर लेना। और कॉजेस के अंदर देखो यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट तुम पढ़ोगे, लेकिन पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जरूर इंक्लूड करना, बिकॉज पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट एक कॉज है वर्ल्ड वॉर 2 का, लेकिन अलग से क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट एज और एक्सप्लेन पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट एज अ रीजन ऑफ दी और एज अ कॉज ऑफ दी वर्ल्ड वॉर 2 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए गो थ्रू कर लेना। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अभी आगे डिस्कस किया था, अभी क्वेश्चन जो कि तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चैप्टर था उसमें से हमने इंपीरियलिज्म किया था, तो यहाँ से तुम्हारा पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट इज इंपॉर्टेंट, अलग से क्वेश्चन आ सकता है इस पॉइंट के ऊपर। ऐसे तो ये कॉज के अंदर तुम पढ़ोगे, लेकिन स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तो इस तरीके से गो थ्रू कर लेना ताकि तुम दोनों तरीके से लिख सको। देखो नेक्स्ट चैप्टर है 13 एंड 14, यहाँ पर मेजर एजेंसीज ऑफ यूएनओ एंड यूनाइटेड नेशंस। तो ये देखो ये चैप्टर में से कंफर्म है, दोनों चैप्टर मिक्स करके एक क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, हाईली एक्सपेक्टेड है, हर बार आता है, तो गो थ्रू कर लेना। लॉन्ग से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, दोनों मिक्स करके क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, तो यूएन का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है। कॉम्पोजिशन देखो तीनों का पढ़ना है, जनरल असेंबली का कॉम्पोजिशन, सिक्योरिटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन एंड ICJ इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कर लेना। और फंक्शंस देखो 3 to 4 फंक्शंस तीनों का करना है, जनरल असेंबली का, सिक्योरिटी काउंसिल एंड ICJ इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मेजर एजेंसीज ऑफ यूएनओ से देखो सबका फुल फॉर्म्स अच्छे से करना है, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO। So UNESCO is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNICEF is United Nations International Children's Emergency Fund. WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सारा का फंक्शंस 4 फंक्शंस देखो मैंने यहाँ पर क्यों मेंशन कर रखा है कि तुम्हें 4 फंक्शंस करना है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो तुम 3 फंक्शंस लिखोगे, लेकिन 4 मार्क्स का फंक्शन अगर पूछा जाए तो तुम अगर 3 लिखोगे तो तुम्हारा 1 मार्क्स चला जाएगा, बिकॉज तुमने 4 पॉइंट नहीं लिखा। लेकिन अगर तुम 4 ही पढ़ के जा रहे हो तो 3 मार्क्स में भी तुम 4 लिख सकते हो या 3 भी लिख सकते हो, लेकिन 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन में तुम डेफिनेटली सारा लिख पाओगे। तो अच्छी तरीके से गो थ्रू कर। नेक्स्ट है तुम्हारा लास्ट हिस्ट्री सिविक्स का चैप्टर, नैम चैप्टर। नैम मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट। यहाँ पर मेंशन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैम, तो ये तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। फिर पंचशील एंड इट्स 5 प्रिंसिपल्स, तो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, गो थ्रू करना व्हाट इज पंचशील एंड व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स। नेम्स ऑफ आर्किटेक्ट्स ऑफ नैम, सो आर्किटेक्ट्स देखो यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर जो तुम्हारा नेम्स है वो पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs में। सो नाम याद रखना, एक तुम्हारा क्या है नेम्स ऑफ आर्किटेक्ट्स। पहला तुम्हारा तुम लिख सकते हो प्रेसिडेंट टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, सेकेंड यू कैन राइट प्रेसिडेंट नासिर ऑफ इजिप्ट, थर्ड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया एंड फोर्थ यू कैन राइट प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। तो ये तुम्हारा 4 इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट्स ऑफ नैम है, इसका नाम याद रखना और कंट्री याद रखना, लाइक प्रेसिडेंट टीटो ऑफ यूगोस्लाविया। सो ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। और यहाँ पर तुम्हारा रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू विथ रेफरेंस टू नैम, सो रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा लॉन्ग में आ सकता है, लॉन्ग में पूछा जा सकता है। एंड मीनिंग ऑफ नैम, व्हाट डू यू मीन बाय नैम, गो थ्रू कर लेना। और देखो एक यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं अपने मन से दे रही हूँ, यहाँ पर तुम्हें कोल्ड वॉर कर लेना है। व्हाट इज कोल्ड वॉर, जस्ट 2 लाइन्स 3 लाइन्स के अंदर तुम लिख सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर। तो एक बार गो थ्रू कर लेना कोल्ड वॉर क्या है। सो यहाँ पर देखो हमने तुम्हारा जितना भी चैप्टर्स है हिस्ट्री का, सारे चैप्टर्स से शॉर्ट क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव, सारी चीज़ से मस्ट डू क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मतलब तुम्हें सब कुछ करना है ऐसे तो, लेकिन टाइम कम है, तो ये सारा चैप्टर्स को, जितना भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स से इतना क्वेश्चन जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना। और भी तुम्हें करना है, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस यही करना है, बिकॉज सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सारा जो कुछ क्वेश्चन है ये मस्ट डू है, मतलब तुम और जो भी कर रहे हो लेकिन पहले ये सारा क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लेना। तो इस तरीके
तरीके से तुम्हें यहाँ पर प्रिपेयर करना है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं सिमिलर वीडियो सिविक्स के लिए भी अपलोड कर दूँ तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बोलो। टाइम बहुत कम है तो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगी, बिकॉज तुम्हें प्रिपेयर करने में भी टाइम लगेगा यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स। और साथ ही साथ देखो यहाँ पर जो ई बुक है, अगर तुम ई बुक से प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली सब लोगों का 90+ आएगा। अगर तुम वहाँ से कुछ भी नहीं छोड़ते हो, कुछ भी यहाँ पर सिलेक्टिव स्टडी नहीं करते हो ई बुक के अंदर से और सब कुछ कर लेते हो, तो डेफिनेटली 90% क्वेश्चंस तुम्हें कॉमन मिल जाएगा। रेस्ट 10% डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू परफॉर्म, हाउ वेल यू हैव स्टडीड एंटायर ईयर। तुमने यहाँ पर पूरा किस तरीके से गो थ्रू किया है, ये तुम्हारा 10% डिपेंड करेगा। और डेफिनेटली एग्जाम में देखो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर भी आए तो तुमने आंसर ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन तुम यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। सब कुछ तुम पढ़ रखे हो लेकिन यहाँ पर तुम्हें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बिकॉज थोड़ा ट्रिकी टाइप का भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ICSE हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।